स्मॉल कैप्स की रीसेंट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है, पर इसके कुछ रीजंस हैं। पहला है सिक्लिकलिटी। सभी मार्केट सेगमेंट्स सिक्लिकल होते हैं और स्मॉल कैप्स ने भी पास्ट में काफ़ी सफ़र किया है। 2010 से 2020 तक ज़ीरो रिटर्न बनी है, पर अब इनका कमबैक हो रहा है। दूसरा रीज़न है कि इन्वेस्टर परफॉर्मेंस चेज करते हैं, जो भी अच्छा कर रहा है उसमें पैसा डालते हैं और इससे प्राइस और बढ़ जाता है। स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के अपने फायदे और नुकसान हैं। पहले फायदे की बात करते हैं। तो देखिए, स्मॉल कैप में पैसा लॉन्ग टर्म में ही बनेगा, क्योंकि आप ऐसे समझिए, एक स्मॉल कैप स्टॉक के पीछे एक कंपनी होती है जो कि साइज में काफी छोटी होती है, जिसे बढ़ने में 5-7 साल तो लगते ही हैं। इसलिए अगर आप किसी भी स्मॉल कैप कंपनी को 5 साल तक होल्ड कर लेते हैं तो पैसा डूबने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। वहीं अगर आप 1 साल या 6 महीने देखें तो पैसा डूबने के चांसेस काफी हाई होते हैं। 5 साल तक होल्ड करने के एक और बेनिफिट है कि अगर कंपनी डूबनी होगी तो स्टार्टिंग के 1-2 साल में ही डूब जाएगी, लेकिन अगर वो 5 साल टिक गई तो इसका मतलब कि प्रमोटर को मार्केट की प्रोडक्ट्स की समझ आ गई है। एक बात पर गौर कीजिए कि यहाँ मैंने डूबना शब्द यूज किया है, वो इसलिए क्योंकि अगर आप मार्केट में सरवाइव कर जाते हैं तो आपको रिटर्न्स खुद ब खुद मिल जाएंगे, इसलिए आपका मार्केट में टिके रहना बहुत जरूरी है। अब जानते हैं कि स्मॉल कैप के लिए डायरेक्ट स्टॉक बेटर है या म्यूचुअल फंड्स। तो देखिए, अगर आपके पास स्टडी के लिए हफ्ते में 3 से 4 घंटे हैं, तभी आपको डायरेक्ट स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं तो आपको म्यूचुअल फंड्स के साथ ही जाना चाहिए। डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बाकायदा रिसर्च करना होगा और इन्वेस्ट करने के बाद ट्रैक करना भी ज़रूरी है, क्योंकि स्मॉल कैप्स काफ़ी वोलेटाइल होते हैं और इसमें बाय एंड फॉरगॉट की पॉलिसी नहीं चलती। वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा 70 से 80 स्टॉक्स में बढ़ जाता है। उसके बाद फंड मैनेजर अपना माइंड अप्लाई करता है और उन्हें ट्रैक करता रहता है। ये सारी चीजें एक्चुअली आपके रिस्क को काफी हद तक रिड्यूस कर देती हैं। अब बात करते हैं स्मॉल कैप्स में होने वाले रिस्क की। स्मॉल कैप में पहला रिस्क तो ये है कि ये काफी वोलेटाइल होते हैं, इसलिए मेरा मानना है कि इसमें आप जितना रिस्क को कम कर सके उतना ही अच्छा है, क्योंकि इससे आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। पर रिस्क कम कैसे होगा? सिर्फ रिसर्च करके। इन्वेस्ट करने से पहले अगर आप कंपनी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, एनुअल रिपोर्ट्स और कॉन कॉल्स पढ़ लेते हैं तो आप 99% इन्वेस्टर से आगे होंगे। दूसरा रिस्क है लिक्विडिटी। स्मॉल कैप स्टॉक्स में लिक्विडिटी का इशू रहता ही है, क्योंकि ये लेस डिस्कवर्ड स्टॉक्स होते हैं एज कंपेयर टू लार्ज कैप, इसलिए इनमें कम ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है, जिसके कारण कई बार इनको बेचने पर आपको मुश्किल हो सकती है। तीसरा है मार्केट कंडीशंस। अगर मार्केट में कोविड जैसी सिचुएशन आती है तो स्मॉल कैप कंपनी सबसे ज्यादा इफेक्ट होती हैं, क्योंकि उनके पास सब कुछ लिमिटेड होता है, जैसे कि रिसोर्सेज, मैन पावर एक्सेट्रा। अब सवाल आता है कि किस तरह के इन्वेस्टर्स को स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए और किसको नहीं। तो अगर आप इन 4 तरह के इन्वेस्टर्स में आते हैं तो आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला है अग्रेसिव इन्वेस्टर। जो इन्वेस्टर हाई रिस्क ले सकते हैं उनके लिए स्मॉल कैप्स सही है। दूसरा है एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर। वो इन्वेस्टर जिन्हें एनुअल रिपोर्ट पढ़नी आती है और मार्केट में कम से कम 5 से 7 साल हो चुके हैं, उनके लिए स्मॉल कैप सही है। तीसरा है डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टर्स। वो इन्वेस्टर जिनका पोर्टफोलियो ऑलरेडी स्टेबल और डाइवर्सिफाइड है, वो स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। चौथा है एक्टिव और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। जो इन्वेस्टर मार्केट में एक्टिव रहते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, वो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, ये जानने के बाद अब पता करते हैं कि कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, ऐसा कोई थंब रूल तो नहीं है, बस आपको अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से चलना है। जितने पैसे आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, अगर वो आपको अगले 5 साल के लिए नहीं चाहिए और आप उस पैसे पर रिस्क भी ले सकते हैं, तभी आपको 30 से 35% एलोकेशन लेने का सोचना चाहिए। ये मैं एक डाइवर्सिफाइड एंगल से बोल रहा हूँ, यानी कि 33% इन स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स एंड लार्ज कैप्स। अगर आप इससे थोड़ा अलग सोचते हैं तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को ऊपर नीचे कर सकते हैं, पर इतनी एलोकेशन करने के लिए आपका एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके एक्सपीरियंस
और इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम का फंक्शन है। पर अगर मार्केट में आप नए हैं तो आपको स्मॉल कैप स्टॉक से दूर ही रहना चाहिए। पर ज़्यादातर इन्वेस्टर एक गलती करते हैं कि जब टाइम अच्छा होता है तो हम रिस्क टॉलरेंस को भूल जाते हैं और सोचते हैं कि हम कितना भी रिस्क ले सकते हैं। पर हमें हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो ही देखना चाहिए। और वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि स्मॉल कैप्स में 70% तक का लॉस हो सकता है। आपका इन्वेस्ट किया हुआ 1 लाख रुपया सिर्फ 30,000 भी रह सकता है। उसके लिए रेडी हैं? आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिल रही है तो वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, घंटा जरूर बजा दीजिए। अब जानते हैं कि स्मॉल कैप्स को पिक कैसे करना है। पहला पॉइंट है 5 ईयर परफॉर्मेंस वाले स्टॉक पिक करने। हमें वो कंपनी शॉर्ट लिस्ट करनी है जिनका कम से कम 5 साल का डाटा स्क्रीनर पर अवेलेबल हो। ये प्रोसेस का पहला पार्ट है। दूसरा है कंसिस्टेंसी। वो कंपनीज देखिए जिनकी सेल्स, मार्जिन और नेट प्रॉफिट पिछले 5 साल में कंसिस्टेंट रहे हैं, क्योंकि अच्छे बिजनेसेस के लिए ये तीनों कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट है फ्रॉड कंपनी से दूर रहना। कंपनी फ्रॉड का पता करने के लिए कंपनी नेम के बाद स्कैम, फ्रॉड, थेफ्ट और मैनिपुलेशन जैसे वर्ड जोड़कर सर्च कीजिए। अगर आपको कुछ सस्पिशियस मिलता है तो वहीं पर रुक जाइए। मैंने कुछ ऐसी कंपनीज भी देखी हैं जिनके प्रमोटर्स पर FIR भी हो चुकी है, इसलिए ये कंपनीज को शॉर्ट लिस्ट करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। फोर्थ पॉइंट है टैम। शार्क टैंक तो देखा ही होगा आपने। अक्सर शार्क्स टैम के बारे में बात करते थे। टैम से मार्केट साइज का पता चलता है और उससे अंदाजा लगाया जाता है कि कंपनी फ्यूचर में कितनी बड़ी हो सकती है। यही चीज आपको भी इन्वेस्ट करने से पहले चेक करनी है कि कंपनी टैम कितना बड़ा है। फिफ्थ पॉइंट है कैश फ्लोज। चाहे लार्ज कैप कंपनीज हो या स्मॉल कैप, कैश फ्लो हर बिजनेस के लिए जरूरी होता है। वो कंपनी शॉर्ट लिस्ट कीजिए जो पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट करती हैं। सिक्स्थ है शेयर होल्डर फ्रेंडली कंपनी। ये स्क्रीन करना थोड़ा मुश्किल है, पर फिर भी आप 2 प्रोक्सीज इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है इनसाइडर ओनरशिप, मतलब कि प्रमोटर्स के पास कितनी ओनरशिप है, और दूसरा ये देखना कि कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर रही है या नहीं। अगर एक स्मॉल कैप कंपनी के प्रमोटर कुछ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये शो करता है कि कंपनी शेयर होल्डर फ्रेंडली है। पर ज्यादातर ग्रोथ कंपनीज प्रॉफिट्स को बिजनेसेस में री इन्वेस्ट करना पसंद करती हैं, इसलिए वो कम डिविडेंड देती हैं। 7वां पॉइंट है मैनेजमेंट क्वालिटी। स्मॉल कैप कंपनीज में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो वो है कंपनी प्रमोटर्स और मैनेजमेंट। आपको देखना है कि कंपनी प्रमोटर्स की क्या बैकग्राउंड है, कितना एक्सपीरियंस है और कितने सालों से वो करंट रोल निभा रहे हैं। कंपनी लीडरशिप का पता करने का एक और बढ़िया तरीका है कंपनी एम्प्लॉयज से पता करना। इसके लिए आप ग्लासडोर पर एम्प्लॉयज रिव्यू देख सकते हैं कि कंपनी एम्प्लॉयज का कंपनी के बारे में क्या कहना है। वहीं से आपको कंपनी के अच्छे और बुरे पॉइंट्स का पता चल जाएगा। अब सबसे जरूरी बात करते हैं कि स्मॉल कैप स्टॉक्स की वैल्यूएशन कैसे निकाली जाए। तो देखिए, पी रेशियो और प्राइस टू सेल रेशियो ये 2 सबसे कॉमन तरीके हैं। फास्ट ग्रोथ कंपनीज के लिए अक्सर पी रेशियो सबसे जरूरी होती है। इससे कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में देखना फायदेमंद होता है, क्योंकि हाई ग्रोथ कंपनीज की पी रेशियो भी अक्सर हाई होती है। पी रेशियो सेम इंडस्ट्री की कंपनीज को कंपेयर करने के लिए यूज करनी चाहिए। जोमेटो और पेटीएम जैसे अनप्रॉफिटेबल स्टॉक्स की वैल्यूएशन निकालने के लिए प्राइस टू सेल रेशियो देखना ज्यादा बेटर रहता है। ये मैट्रिक भी पी रेशियो की तरह काम करता है, बस इसमें प्रॉफिट की जगह रेवेन्यू को देखा जाता है, क्योंकि अनप्रॉफिटेबल कंपनीज का रेवेन्यू जनरली हाई होता है, बस उनके खर्चे ही इतने ज़्यादा होते हैं कि वो प्रॉफिट नहीं बना पाते। कई आईटी कंपनीज की प्राइस टू सेल रेशियो 10 से भी ऊपर जाती है, पर दूसरे सेक्टर्स में 10 से ज़्यादा की प्राइस टू सेल रेशियो को एक्सपेंसिव माना जाता है। सिंगल डिजिट पी रेशियो और प्राइस टू सेल रेशियो देखकर स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए, बल्कि वैल्यूएशंस देखने से पहले बिजनेस की क्वालिटी को देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आज वैल्यूएशंस आपके फेवर में ना हो, पर आज नहीं तो कल वैल्यूएशंस आपके फेवर में आ जाएंगे, पर अच्छे बिजनेसेस नहीं मिलेंगे। इसलिए अच्छे बिजनेसेस के लिए एक वॉच लिस्ट तैयार करके रखनी चाहिए। मेरा मानना है कि नेक्स्ट मल्टीबैगर को ढूंढना आसान नहीं है, पर अगर आप सही फिल्ट्रेशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं और स्टडी करके पहले से ही अच्छे बिजनेसेस की एक वॉच लिस्ट बनाकर रखते हैं, तो अपॉर्चुनिटी आने पर क्या बाय करना है और कितना करना है ये नहीं सोचना पड़ेगा। आपको पता होगा कि मुझे क्या करना है। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट्स में बताइए।
वैसे मैंने आपके लिए फिक्स इनकम अपॉर्चुनिटीज़ की वीडियो प्लान की है, जिसमें मैं फिक्स इनकम में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, क्या क्या इंटरेस्ट रेट मिल सकता है, किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना टैक्स देना होगा, सब कुछ डिटेल में उस वीडियो में बताऊंगा। आप बस जल्दी से चैनल के 150 सब्सक्राइबर्स पूरे कर दीजिए ताकि मैं वो वीडियो रिलीज़ कर सकूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में एक्सीलेंट लिखकर अप्रिशिएट कीजिए और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।